प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली बनारस कविता का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे और साथ साथ उसका जो मूल भावार्थ है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बनारस कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका जो हाव भाव है, जो इसकी अभिव्यक्ति जो होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा सारांश हम समझ लेते हैं। वो आपको इस कविता को समझने में जो बेहतर पल है वो प्रदान करने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि केदारनाथ सिंह, जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रयोगवाद में जो अज्ञे के द्वारा जो शुरू किया गया था तार सप्तक की परंपरा, उसके तीसरे तार सप्तक के कवि कहे जाते हैं कवि केदारनाथ सिंह। उन्होंने एक ऐसी नगरी का वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से जो बनारस के नाम से, काशी के नाम से प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश का एक नगर है जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ की जो प्रमुख विशेषता है, इस कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि ये भगवान शिव की नगरी है और यहाँ पर प्रत्येक जो चीज़ है वो अपनी लय में होती है। यहाँ बनारस का जो औचित्य है, बनारस की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ प्रत्येक कार्य सामंजस्य के साथ सामूहिकता के साथ संपन्न होता है और यहाँ वसंत के आने के बाद में जो जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, कैसा माहौल वहाँ उस बनारस में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ में जो माहौल बनता है, निर्मित होता है, उसकी व्याख्या यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार के द्वारा और जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार के द्वारा हमको सब कुछ देखने को मिलेगा। लक्षणा शब्द शक्ति बार बार में आएगी। प्रमुख रूप से यह है कि मुक्त छंद के रूप में इस कविता को रचा गया है। तो आइए विद्यार्थियों पढ़ते हैं इस कविता को। पंक्तियां शुरू होती हैं उस चित्रण से जब वसंत ऋतु का आगमन होता है और ये वसंत ऋतु अन्य जगह के अलावा इस बनारस नगरी में जब प्रवेश करती है तो वहाँ का जो माहौल है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उस नगरी के दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं, गंगा की डुबकी लगाने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो कैसा अनुभव करते हैं, आइए देखते हैं। बसंत के वर्णन के साथ इस बनारस कविता की शुरुआत होती है। इस शहर में वसंत अचानक आता है, अर्थात प्रकृति में ऋतुओं का परिवर्तन भारत में होता रहता है, लेकिन जो बसंत का आगमन है यहाँ विशेष प्रकार का बन पड़ा है यहाँ इस बनारस कविता के माध्यम से। और ये जो बनारस में जो वसंत का जो आगमन होता है वो अचानक से आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा और मड़वाडीह की तरफ से उठता है एक धूल का बवंडर। यहाँ लहर तारा और मड़वाडीह है जो बनारस के जो मोहल्लों के नाम हैं। वहाँ से कवि कहता है कि उधर की तरफ से, अर्थात वहाँ उस वसंत ऋतु के आगमन की सूचना है वो मिल जाती है और दो मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ से ये सूचना उसे प्राप्त होती है। उसका कारण क्या है? उठता है धूल का एक बवंडर। वहाँ धूल ही धूल दिखाई देती है, धूल का एक बवंडर जो कि आंधी के रूप में आता है। ये इस बात का सूचक है कि अब वसंत ऋतु आ चुकी है और इस महान पुराने जीव की, शहर की जीव किरकिराने लगती है। देखिए विद्यार्थियों, जीव का किरकिराना एक ऐसी क्रिया है जो मानवों के द्वारा निष्पन्न की जाती है। तो यहाँ शहर जीव को किरकिरा रहा है, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार विशेष रूप से द्रष्टव्य है आपके लिए। और यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि वसंत के आगमन से जो वहाँ उस काशी नगरी में, उस बनारस शहर में जो जो आयोजन होते हैं तो उनसे जो धूम मस्ती है वहाँ के लोगों में जो अभिव्यक्ति दिखाई देती है उसको धूल का किरकिराना कहते हैं। अर्थात आयोजनों की शुरुआत वहाँ वसंत ऋतु के साथ, उस मेले के साथ हो जाती है जो उसका औचित्य है उस बनारस शहर का, यानी कि धार्मिक श्रद्धालु वहाँ पर आने लग जाते हैं। तो यहाँ दांतों के बीच जब मिट्टी आ जाती है तो आपस में उससे उन दांतों के बीच में मिट्टी के आने से जो आवाज़ पैदा होती है उसको किरकिराना कहते हैं या मानवीकरण अलंकार है। शैव इस महान शहर की जीव किरकिरा रही है, अर्थात वहाँ जो उस वसंत ऋतु के आगमन के कारण जो आयोजनों से जो व्यवस्था
मुखरित हो रही है उसको यहाँ पर बताया गया है मानवीकरण के द्वारा। अगली पंक्ति, जो है वह सुख उगाता है। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, सुख उगाना का अर्थ होता है जागरण क्रिया, तो जो है वो सुख उगाता है। यहाँ पर हमें कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति के जानने वाले इन लोगों को परिचय यहाँ पर कराया गया है कि जो हैं इन चीज़ों में, जो संस्कृति के जानकार हैं वो कला के जानकार हैं, और जो साहित्य के जानकार हैं वो सुख उगाता है, अर्थात उनमें जागरण की क्रिया हो जाती है। बहुत दिनों से वो लोग अपनी इस कला को छिपाए हुए थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जब वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही यहाँ मेले जैसा माहौल बनारस में होने वाला है, तो यहाँ जागरण की क्रिया अर्थात वो सचेत अवस्था में हो जाते हैं। वो कलाकार पूरे के पूरे अपना प्रदर्शन वो जनता के सामने करना चाहते हैं। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। पचकियाँ कहते हैं अंकुरण को, उगना, अर्थात जो नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति ये नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से कला का प्रदर्शन किया जाता है, कैसे साहित्यिक सृष्टि की जाती है, और किस प्रकार से जो साहित्यिक माहौल है और किस प्रकार से संस्कृति का, अपनी कला का प्रदर्शन किया जाता है। यदि वो उस क्षेत्र में नए कलाकार हैं, नवोदित कलाकार हैं, अंकुरण शब्द से ही आया है कि जो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, शुरुआत करने वाले हैं, उन्हें कुछ दिखाने का जो ये समय है वो आ गया है। वो इसी चीज़ की तलाश में थे, इसी समय की तलाश में थे कि बनारस में कब ऐसे मेले जैसा माहौल शुरू हो, ताकि हम अपनी कला का साहित्य के क्षेत्र में हो या संस्कृति के क्षेत्र में हो या अन्य किसी कला के क्षेत्र में हो, उनको मौका मिलेगा उस कला को प्रदर्शित करने का सभी श्रद्धालुओं के सामने, सभी लोगों के सामने। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है। दशाश्वमेध वहाँ पर घाट हैं, वहाँ गंगा नदी के किनारे पर, वहाँ डुबकी लगाने से पहले घाटों से होकर के गुजरना पड़ता है, तो दशाश्वमेध एक घाट का नाम है गंगा नदी के तट पर। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। घाट का पत्थर, घाट का जो आखिरी पत्थर है वो और कुछ मुलायम हो गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ जो कठोर हृदय व्यक्ति आते हैं, पत्थर हृदय जो व्यक्ति आते हैं, कठोर हृदय वाले व्यक्ति जो आते हैं, वो धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसी आस्था के कारण उस कठोर हृदय व्यक्तियों का भी सहृदय यानी कि हृदय में परिवर्तन हो जाता है और उनके व्यवहार में सहजता वहाँ आने से हो जाती है। तो यहाँ पत्थर का कुछ मुलायम होना, ये उस कठोर हृदय व्यक्ति के अंतर्गत, और उसमें आस्था की क्रिया का जागरण हो जाना है, उद्भवन हो जाना है, उस आस्था का उनमें प्रकटीकरण हो जाना है, अर्थात उन कठोर हृदय वालों में भी आस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। नमी का अर्थ होता है आर्द्रता। सीढ़ियों पर वहाँ बंदर भी बैठे हुए हैं और वो कुछ ललचाए हुए हैं, उनकी आंखों में नमी है, अर्थात वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर बनारस में मेले जैसा माहौल कब हो, और मेले जैसा माहौल होते ही वसंत के बाद में उन्हें भी आशा लगी रहती है कि यहाँ श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए भी कुछ खाने पीने का इंतज़ाम वो करेंगे, इसलिए उनकी आंखों में नमी है, और वो नमी है प्रसन्नता की कि हमें भी कुछ मिलने वाला है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। और एक अजीब सी चमक यहाँ भी है जो इस कविता की बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति हो सकती है। भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। निचाट यानी बिल्कुल खालीपन। भिखारी जो हैं, जो जैसे तैसे जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए भिक्षा मांगते रहते हैं, उनके कटोरे अभी प्रिय विद्यार्थियों खाली हैं, और उन कटोरों को भरने के लिए श्रद्धालुओं की आवश्यकता है, ताकि वो दान आदि के द्वारा उन भिखारियों के कटोरों को भर सकें। तो यहाँ विद्यार्थियों वसंत का जो प्रभाव है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। वसंत के आगमन के साथ बनारस की जो जनजीवन है वो किस प्रकार से बदल जाता है। आगे देखिए, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। वसंत का उतरना अर्थात प्रसन्नता के साथ चेहरे पर चमक आना। क्या तुमने देखा है विद्यार्थियों, ये प्रश्नात्मक शैली, प्रश्न शैली में कवि के द्वारा पूछा गया है कि क्या आपने कभी गरीब व्यक्ति अर्थात निर्धन व्यक्ति अर्थात भिखारी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता देखी है, अर्थात उनके जो खाली कटोरे हैं जो अभी श्रद्धालुओं के नहीं आने से भरे नहीं हैं, अब क्या आपने वो स्थिति देखी है कि वो किस प्रकार से जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं और एक आशा में, एक खुशी की आशा में, मस्ती की आशा में वो
ये इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आपने ऐसी स्थिति उन भिखारियों जैसी देखी है? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बिंबात्मक चित्रण है, यानी कि एक बिंब जैसा निर्माण यहाँ पर होता है। इस कविता के माध्यम से कहा गया है कि वह शहर इसी तरह खुलता है, अर्थात एक धुन में चलता है यह शहर और इसी तरह भरता है, अर्थात यहाँ पर इसी तरह प्रसन्नता सब श्रद्धालुओं में, वहाँ के नागरिकों में दिखाई देती है। और खाली होता है यह शहर, और खाली होता है यह शहर का मतलब धीरे 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 जब ये ऋतु समाप्त हो जाती है और जब ये माहौल समाप्त हो जाता है मेले जैसा, तो धीरे धीरे यहाँ जो दर्शनार्थी हैं वो भी कम होने लगते हैं। तो एक लय है यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आया है ना, इसी तरह भरता, अर्थात यहाँ सामूहिकता है, समानता है, समरसता है, प्रसन्नता है और इसी तरह धीरे धीरे ये जो कार्य है वो उस